हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल का विशेष चैनल नीरज विद मैथ। आज देखिए बच्चों, मैं केमिस्ट्री का पार्ट लेके आया हूं। जैसा कि आपका बहुत पास में एग्जाम है 27 फरवरी से, तो मैं फिजिक्स दे चुका, बायोलॉजी दे चुका। अब ये आखिरी आपका केमिस्ट्री पार्ट है। केमिस्ट्री को देखिए, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए बच्चों, यहाँ पहला मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पूरा सिलेबस नहीं कराऊंगा, मैं जो इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, कि जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है उतना उतना करा दूंगा। और ये मेरा दावा है कि यदि आप जितना मैं कराया हूं उतना पढ़ के जाते हैं तो आप 95 प्लस रहेंगे। 90 से 95 के मध्य ही रहेंगे, उसके ऊपर रहेंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। देखिए बच्चों, पहला ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रासायनिक अवक्रिया। रासायनिक अवक्रिया क्या है? अवक्रिया का मतलब जोड़ना, किसी के साथ क्रिया करना ही अवक्रिया है। लेकिन यहां रासायनिक कह रहा है, मतलब रासायनिक किसी तत्वों के साथ यौगिकों के साथ यौगिकों को जोड़ना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। जैसे इस प्रकार से दिया गया है C+O2, तीर लगा के बता दिया CO2। यह क्या है? यह अभिकारक है। C और कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक जो है, इस तरफ अभिकारक होता है, जो बन जाता है वह उत्पाद होता है बच्चों। तो अगर कभी पूछ भी ले कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो आप बता सकते हैं वह तत्व जो एक दूसरे से जुड़ते हैं और कुछ बनाने की क्रिया करते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। और बनाने के बाद जो बना देते हैं, या जो क्रिया करने के बाद जो बना देते हैं, उसको हम उत्पाद कहते हैं, उसको हम फल परिणाम कहेंगे। देखिए बच्चों, तो रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक तत्व अगर आपस में क्रिया कर लेते हैं तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण के प्रकार पूछे जाते हैं, तो प्रकार नहीं, मुख्यतया ऐसा पूछा जाता है, ऐसा टर्म मिलेगा आपको, संयोजन अवक्रिया को परिभाषित कीजिए। संयोजन अवक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। जैसे संयोजन अवक्रिया को ऊष्माक्षेपी अवक्रिया भी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया भी कहते हैं। तो देखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन शब्द से समझ में आ रहा है आपको? जुड़ाव। संयोजन का मतलब क्या हो रहा है बच्चों? जुड़ाव। जहां जुड़ाव हो, जहां जुड़े, जहां पर दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व जुड़े, तत्व या यौगिक आपस में जुड़े, और वह एक नया, दो अभिकारक जुड़ करके एक नए अभिकारक को, एकल अभिकार उत्पाद का क्या करें? निर्माण करें। जहां पर दो अभिकारक जुड़ करके एकल, ध्यान दीजिएगा, एक रहे, एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अवक्रिया कहते हैं बच्चों। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगे मैं ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं तो आप पॉज कीजिएगा, पीछे जाए, या तो पीछे जाइएगा और उसके बाद पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और अगर आपको बहुत स्पीड लग रहा है या कुछ चीजें नहीं समझ में आती, वीडियो पॉज कीजिए तो ज्यादातर समझ में आ जाएगा, वहां रोक दीजिएगा वीडियो को। देखिए, संयोजन अवक्रिया का मतलब है बच्चों, जहां पर दो नए तत्व क्या करते हैं? आपस में अभिक्रिया करते हैं, दो अभिकारक क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे एकल, एक बनना चाहिए। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करके क्या बना रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। यह संयोजन अवक्रिया है बच्चों। आपको दूसरा टर्म पूछ सकता है, वियोजन अवक्रिया बताइए, ऊष्माशोषी अवक्रिया। चूंकि ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी क्यों कहा? ऊष्माक्षेपी मतलब ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं? ऊष्मा निकालेंगे। जब आपस में क्रिया करेंगे तो कुछ बनाएंगे, तो निश्चित बच्चों वहां क्या होगा? वहां पे ऊष्मा निकलेगी। और यहां वियोजन अवक्रिया ऊष्मा शोषी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़े चीज को तोड़ा जा रहा है, और जब तोड़ेंगे तो वहां ऊष्मा क्या होगा? ह्रास होगा। जैसे हम जानते हैं किसी चीज को तोड़ने में मेहनत लगती है, और किसी को जोड़ेंगे तो दो की ऊर्जा इकट्ठी होगी, तो वहां ऊर्जा संचित हो रही है। लेकिन जब एक को तोड़ रहे हैं दो भागों में, तो उसकी ऊर्जा ह्रास हो रही है। इसलिए बच्चों इसको ऊष्मा शोषी अवक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अवक्रिया का आशय क्या होता है बच्चों? वियोजन अवक्रिया का आशय यह होता है, जब एकल अभिकारक दो उत्पादों में बट जाए, जब एकल अभिकारक दो उत्पादों में बट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो वियोजन अवक्रिया कहते हैं बच्चों। अगला है विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया का आशय क्या होता है कि इसमें जब अभिकारक में जो तत्व होते हैं, वह एक तत्व को दूसरा तत्व विस्थापित कर दो। विस्थापित कैसे करेगा? वह क्रियाशीलता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर करता है। इसको वीडियो में अलग से दे दूंगा बच्चों, वो लंबा पड़ेगा। आपको बस इतना समझिए कि यहां जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक है और कॉपर सल्फेट होगा आपका। यहां देखिए CO लिखा है, कोबाल्ट लिख दिए हैं, इसको Cu बनाइएगा।
Zn प्लस CuSO4 है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा आपका। तो यहां देखिए जिंक जो है, यह जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा। चूंकि जो कॉपर है वह जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील है, तो जिंक यहां क्रिया करके खुद बैठ जाएगा और कॉपर को यहां से हटा देगा बच्चों। तो विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ क्या है, जब क्या हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके अपना खुद जगह बना ले, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो Zn देख रहे हैं SO4 के साथ, ZnSO4 के साथ क्रिया करके ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट बना देता है और Cu को विस्थापित कर देता है, आपका कॉपर अलग हो जाता है बच्चों। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहां क्या कह रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां विस्थापन अभिक्रिया में यहां देख रहे हैं कि Na2SO4 है, फिर अब BaSO4। यहां देखा जाए तो यहां आयनों का भी विस्थापन तो होगा ही होगा, लेकिन यहां आयनों का भी क्या होगा, आदान प्रदान होगा। विस्थापन के साथ साथ यहां जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, विस्थापन के साथ साथ, विस्थापन अभिक्रिया तो लगी है, यहां क्रियाशीलता के आधार पे ये तत्वों का आदान प्रदान कर, जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है वह कम क्रियाशील तत्व को हटा करके खुद जगह ले लेगा, लेकिन साथ में यहां आयनों का भी आदान प्रदान होता है बच्चों। धन आयन, ऋण आयन, या उसका जितना ज्यादा आयन है या कम आयन है, ऐसे समझिए। जैसे NO2SO4 है, यहाँ SO4 है और BaCl2 है, तो यहां क्या कर रहे हैं कि Na2SO4, यहां देखिए बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, Na2 क्या गया है, यहां पे गया और BaSO4 बना है, और यहां पे देखा जाए Na2 पहले है, यहां पे है, और ये क्या हो जाता है 2NaCl बना देता है। इनके आयनों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है बच्चों। इस प्रकार की अभिक्रिया अगर आपको मिल जाए तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा मोस्ट मानिएगा बच्चों, यह अक्सर पूछा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस चीज को ज्यादा केयर करिएगा। अब आते हैं आगे, हम अगले चैप्टर में चलते हैं। उपचयन, उपचयन अपचयन बच्चों, उपचयन अपचयन नाम से ही समझ सकते हैं। उपचयन जैसे उप प्रिंसिपल, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री। उप का ऐसे होता क्या है कि होना तो चाहिए एक ही पद, लेकिन एक बढ़ गया ना, उप हो गए, तो उप से मतलब क्या हो रहा है कि एक में दो हो रहे हैं, मतलब बढ़त हो रही है। और जहां पे बच्चों बढ़त होगी वही क्या कहलाएगा, आपका उप कहलाएगा। जहां पे बढ़त होगी वो क्या कहलाएगा, उप। देखा जाए यहां पे जैसे 2Cu + O2, यहां ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जबकि यहां अलग है, लेकिन यहां ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ लेता है, किसको, कॉपर को भी जोड़ लेता है। जहां पर ऑक्सीजन में और चीजें जुड़ जाए वहां पे उपचयन होगा। तो ऑक्सीजन में देखिए 2Cu + O2, तो ये जुड़ करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो 2CuO बनाया, तो ये जुड़ गया। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, उपचयन होगा। जहां पे ऑक्सीजन में और चीजें जुड़े वहां उपचयन होगा, और जहां पर ऑक्सीजन में क्या हो, ऑक्सीजन खुद अपना जगह छोड़ दे, जिसके साथ जुड़ा हुआ उसको छोड़ करके बाहर निकल जाए, तो वहां का होगा अपचयन, मतलब घटाव। ऑक्सीजन में किसी तत्व का जुड़ना उपचयन है, और ऑक्सीजन के साथ किसी तत्व का हटना अपचयन है। बार बार कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से दीजिएगा, और आपको बार बार फिर यही कहूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक प्लीज सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपकी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर जाए। देखिए बच्चों यहां क्या है, अपचयन, CuO + OH2, तो यहां क्या हो रहा है कि O जो है यह Cu से दूर जा रहा है, देख रहे हैं, Cu से दूर जाकर के H के पास चला गया, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, उपचयन, अपचयन होगा, मतलब घटाव हुआ बच्चों। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको ये कह सकते हैं जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ होती हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को अगर इसमें हम क्या करते हैं, तापन करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या बना देता है बच्चों, कॉपर प्लस जल बना देता है। H2O का मतलब क्या हो जाएगा, जल बना देता है। तो देखिए बच्चों यहां पे क्या होता है कि CuO
तो यहाँ पे देखा जाए CuO है, अब O क्या कर रहा है, वो हट रहा है। अगर हट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन। आपको पहले बताए, देखिए यहाँ पे अपचयन हुआ और H2 है, H2 इधर आया तो H2 अकेले आता तो ठीक था, लेकिन H2 के साथ O जुड़ गया। इसलिए बच्चों इसमें क्या है, जहां पे O किसी के साथ जुड़ेगा वह उपचयन होगा, बढ़त है। उप प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री, दो दो लोग हो गए तो यहां बढ़त हो गई बच्चों, तो इसलिए यह अपचयन होगी, यह उपचयन होगी। ऐसे आपको दे देगा, बोल देगा ये बताइए इसमें उपचयन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है, तो आपको बताना होगा उपचयन है या अपचयन है। कैसे बताएंगे, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ गया तो वहां क्या हो जाएगा, उपचयन, और ऑक्सीजन किसी के साथ से हट गया वहां क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन हो जाएगा। यहां तक आपको स्पष्ट समझ में आएगा होगा। अब देखिए अगला है संक्षारण। संक्षारण का ऐसे क्या होता है, आप देखे होंगे घरों में जैसे सरिया रखी रहती है या कोई लोहे की वस्तु रखी रहती है, उसमें कुछ दिन जब बाहर रहती है या आर्द्र जगहों पे रहती है तो देखते हैं वहां उसमें क्या होती है, लाल लाल जंग लग जाती है, जिसको हम जंग गांव की भाषा में बोलते हैं। तो जंग लग जाती है, उसी को जंग लगने को ही क्या कहते हैं, हम संक्षारण कहते हैं। जैसे आप घरों में मम्मी लोग देखते हैं पायल पहनती है तो उनके पायलों में देखते हैं जो चांदी का पायल होता है, काला काला क्या हो जाता है, उस पर रेसा बैठ जाता है, काला काला धब्बा बैठ जाता है, वह उसका क्या होता है, जंग होता है। और तांबा, जैसे तांबा का लोटा होगा घर में, तांबा का लोटा या जिसमें हम पात्र में पानी पीते हैं, जो जग मान लीजिए, या अब तो बोतल भी आने लगा है, तो उसमें जब हम पानी पीने के लिए, लेकिन वो जब अब रखा रहता है आर्द्र जगहों पे तो देखते हैं उसमें नीला नीला क्या कर सकते हैं आप, हरे हरे रंग का कुछ ऐसा दिखता, हरे रंग का दिखता हुआ आपको उस पर जंग लगा हुआ दिखता है, तो वह क्या होता है, संक्षारण। मतलब वह वस्तु क्या हो रही है, संक्षरित हो रही है, वह वस्तु क्या हो रही है, घट रही है, उसका जो तत्व है वह कमजोर हो रहा है। तो संक्षारण का ऐसी क्रिया जिसमें किसी वस्तु में आर्द्रता के कारण जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। मतलब कि संक्षारण कहते हैं, और वह वस्तु संक्षरित होती है, जंग लगने के कारण वह वस्तु क्या होती है, संक्षरित होती है। बच्चों विकृत गंधिता, यह शब्द भी बार बार पूछा जाता है। विकृत गंधिता का ऐसे क्या होता है बच्चों, जैसे कि किसी भी वस्तु को, जिस वस्तु में क्या होता है, अपचयन हो जाता है, मतलब कि कह सकते हैं अपचयन होगा। यहां ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन देख रहे हैं CuO के साथ क्या हो रहा है आपका, CuO के साथ Cu, तो अपचयन है, उपचयन होना चाहिए, अपचयन गलत कर रहे हैं। कि विकृत गंधिता का ऐसे क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का उपचयन हो जाता है वह विकृत गंधिता के श्रेणी में आते हैं। मतलब क्या है, विकृत गंधिता का ऐसे यह है, किसी तत्व में जो गंध आ जाती है, कुछ दिन तक रखे रखे उसमें आर्द्रता के कारण जो गंध या महक आ जाती है उसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखिए कैसे आएगा, जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे चिप्स रखते हैं या पापड़ रखते हैं। देखिए इसको जब हम किसी पैकेट में रखते हैं, आप सभी जानते होंगे कि चिप्स की पैकेट में क्या रखा जाता है, ऑक्सीजन गैस नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस रखी जाती है। चूंकि ऑक्सीजन रहेगी तो उसके साथ क्रिया, चिप्स के साथ क्रिया करेंगे और गीला करके उसको खराब कर देंगे, लेकिन उसमें ऑक्सीजन न डाल के नाइट्रोजन डाला जाता है, जिससे चिप्स का पैकेट क्या रहे, पैकेट के अंदर जो चिप्स है वह सुरक्षित रहे। तो इतना बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला चैप्टर आपका आ जाता है अम्ल, अम्ल क्षार लवण। तो अम्ल क्या होता है बच्चों, अम्ल देखा जाए तो अम्ल का ऐसे क्या होता है, ये क्या होता है, अम्ल ऐसा तत्व है जो क्रिया करके HN+ आयन बनाने का क्या करता है। यहां अम्ल जैसे देखें तो अम्ल की अगर हम बात करें बच्चों तो ये अम्ल क्या करेगा, देखिए यहां अम्ल हुआ, क्षार हुआ, लवण, कितने आ रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण, ये तीन चीज आ रहे हैं, अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल किसे कहते, अम्ल वो होगा बच्चों जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और उसी के साथ क्षार है, तो क्षार क्या है कि जो जलीय विलयन में क्या करे, OH आयन दे। ये क्या कर रहा है, H+ आयन दे रहा है, ये क्या होता है, OH- आयन देगा, इसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं बच्चों। और उसके बाद लवण किसे कहते हैं, तो सामान्य परिभाषा इसकी होती है उदासीन, न वो अम्ल और क्षार दोनों की गुणों को जो प्रदर्शित करता है उसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। लवण न तो क्या होता है, उदासीन होता है,
लवण क्या है, उदासीन होता है बच्चों। अब आगे बात करें पीएच वैल्यू की, पीएच मान की। अब पीएच मान देखिए, आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, पीएच में हल्का फुल्का देखना है। पीएच का मतलब क्या होता है, यह एक सूचक है, यह हाइड्रोजन की जो है उसकी आर्द्रता को, उसकी नमी को बताता है कि वह कितना है उसमें। जैसे अम्ल, इसको पीएच वैल्यू जो होती है 0 से 7 तक, 0 से 7 के नीचे कह सकते हैं, 0 से 7 के नीचे तक अम्ल होता है, 7 को उदासीन मानते हैं, और 7 के ऊपर 14 के नीचे क्या मानते हैं, क्षार मानते हैं बच्चों। अगर किसी वस्तु का ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए जैसे हम कह देते हैं कि जठर ग्रंथि, जठर रस का अगर हम कह देते हैं 1.2 ही 1.2, अगर कह दिया जाए किसी तत्व का, किसी रस का पीएच वैल्यू 1.2 है तो वह अम्लीय है या क्षारीय है, अम्लीय है या क्षारीय। तो आप देखेंगे यह 7 से क्या है, नीचे है, यह 7 से क्या है, नीचे है, और जब 7 से छोटा है ये, तो इसलिए यह क्या होगा, अम्ल होगा। अगर यही हम कहते हैं कि 9 क्या है, इसका पीएच वैल्यू 9 है, तो 9 क्या है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, अम्लीय, क्षारीय। तो ये क्या होगा, यह आपका क्षारीय हो जाएगा बच्चों। तो अगर 7 से बड़ा तो क्षारीय, 7 से छोटा तो अम्लीय, 7 रहा तो उदासीन। जैसे जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 के आसपास होता है, जल का पीएच वैल्यू 7.4 हुआ है आपका। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, जैसे मिल्क का मैग्नीशिया हुआ 10 हो जाएगा। उसके अलावा नींबू का रस का ले तो नींबू का रस का 2.2 के समथिंग होता है आपका, ब्लड का, ऐसे कई चीजों का सब पीएच वैल्यू होता है भिन्न भिन्न। तो पीएच वैल्यू भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आप इतना समझ लिए हैं, इसके आगे हम देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां क्या है, एक प्रश्न आपको इससे जरूर पूछेगा, रासायनिक सूत्र, और विशेष रूप से ये 4-5 सूत्र जरूर पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा नमक का सूत्र NaCl होता है, सबको पता है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। NaOCl2 मतलब क्या है, कैल्शियम विरंजक चूर्ण है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है आपका, यह क्या है, विरंजक चूर्ण है। उसके अलावा बेटा NaHCl3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसी बोलते हैं। यह क्या है आपका, बेकिंग सोडा, जिसको हम खाते हैं, जो हम रसोई में जैसे पूड़ी कचौड़ी बनाने में हम जिस सोडा का यूज करते हैं, मठरी बनाने में जिसका यूज करते हैं, वह क्या है, NaHCl3 है। और Na2CO3 जो है यह बच्चों, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, यह धावन सोडा होता है, धोने वाला सोडा होता है। और आप सबसे जरूरी है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, इसको और इसको, यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। CuSO4 हाफ H2O मतलब यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको अगर हम रासायनिक नाम देखें तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, हेमी हाइड्रोजन या अर्ध हाइड्रोजन, ऐसा कह सकते हैं। हेमी हाइड्रोजन कहें या हेमी हाइड्रेट कहें या अर्ध हाइड्रेट कहें बच्चों, हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, आधा है इसलिए हेमी हो जाएगा। उसके बाद CaSO4 प्लस 2H2O, ये क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट प्लस जल, यह इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और बच्चों जैसे आपको फिटकरी का सूत्र हुआ K2SO4Al 2SO4 का होल 3/24H2O, और 3-4 होते हैं जो मुख्य रूप से आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे की बात करें, धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होता है ये कहे जाए तो धातु वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, H प्लस आयन दे करके, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातुओं की बात करें, धातु में तन्यता पाया जाता है, मतलब धातु को अगर खींचेंगे तो वह सब ज्यादातर खींचेगी। जैसे सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है सोना है आपका, चांदी भी तन्य होती है, पीतल भी तन्य होता है आपका, ये तांबा भी तन्य होता है, जिसको देखते हैं तांबे का तार कितना पतला पतला घरों में आता है, वायरिंग वगैरह होती है। और कापर जैसे जो कॉयल लगाते हैं जो फैन वगैरह में, तो कितना पतला तार होता है। और उसके बाद बच्चों इसमें ये आघात वर्धनीयता
तन्यता पाई जाती है। धातु में क्या पाया जाता है? आघात। जैसे इससे पूछ लेगा कि धातु के गुण बताइए, तो आप बता देंगे धातु क्या होती है? तन्यता पाई जाती है धातु में। धातु में आघात वर्धनीयता का मतलब उसको जितना पीटेंगे, पीटने मतलब उसको पिटाई सहने की क्षमता होती है, उसमें उसको आघात सहने की क्षमता होती है, वो जल्दी टूटती नहीं या जल्दी भंगुर नहीं होती है। उसमें चमक पाई, धात्विक चमक पाई जाती है। अब बचा आगे बात करें अधातु, जैसे सोना चांदी ये सब क्या है? धातु है। अधातु की बात करें तो अधातु क्या होती है? यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण, जो ग्रहण करेगा किसी से कुछ लेगा तो कर्जदार बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको अधातु कहते हैं। अधातु में इसी का उलट कर दीजिए, अधातु हो जाएगा बच्चों। इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, या आघात वर्धनीयता, आघात वर्धन नहीं होती है, या इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अब थोड़ा बहुत नहीं कहिए कि थोड़ा बहुत उगल, लेकिन ज्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगी। यह होता है यसद लेपन। यह शब्द भी आप याद रखिएगा बच्चों, यसद लेपन क्या है? यसद लेपन आप पहली बार शायद नहीं सुन रहे होंगे, कई बार सुने होंगे। यसद लेपन का मतलब देखते हैं, जैसे आपको क्या बताया गया था संक्षारण, तो संक्षारण को रोकने के लिए यसद लेपन किया जाता है बच्चों। जैसे लोहा और इस्पात पर जिंक का, देखिए मैं लिख दिया हूं फेरस और स्टील, तो फेरस और स्टील पर इस जिंक का जब परत चढ़ा देते हैं तो वह क्या होती है? उस पर जो जंग वगैरह लगने का डर होता है वह खत्म हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को किसी इस्पात या लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। जिस प्रकार से हम बॉक्स वगैरह को या घरों में टेबल फैन होते हैं, टेबल वगैरह होता है या अन्य चीजें होती है, तख्त वगैरह होता है, उनको पेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, सड़ता घुनता कम है। उसी प्रकार से लोहा सड़ने का असर क्या है? उसमें जंग लगेगा, बचाने से उसको पेंट करिए, पेंट से भी बेहतर क्या होगा? उस पर जिंक की परत चढ़ा दीजिए, यसद लेपन कर दीजिए, वह सुरक्षित रहेगा। अब देखिए अगला बात क्या आता है, टर्म क्या है? समभारिक। समभारिक का मतलब समभारिक, जिसका भार समान हो, जिसका भार क्या हो? समान हो। ऐसा कुछ मतलब ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु भार एक हो, उनको हम समभारिक कहते हैं। जैसे देखा जाए बच्चों, 18 आर्गन 40, उसके बाद 19 पोटेशियम 40, फिर 20 कैल्शियम 40। देख रहे हैं यहां परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु भार क्या है? समान है, सबका 40-40 है, तो इन्हें समभारिक कहेंगे। समभारिक की परिभाषा पूछे जाए तो क्या कहेंगे आप? समभारिक वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है परंतु उनका परमाणु भार समान होता है। जैसे कि आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, तो 18 आर्गन 40, 19 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, ये हुआ। अब देखा जाए समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब होता है बच्चों कि जिनका स्थान समान हो, जो एक ही जगह पे हो, मतलब ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, 1H 1H1 1H2 1H3, ये देखो समस्थानिक हो गए बच्चों। अब ये चीजें आपको इतनी 60 चीजें मैं बताया हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट का वीडियो बना होगा, इसको आप पढ़ के जाते हैं तो यहीं से आपको लगभग 15 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि 10-11 नंबर आराम से यहां से मिल सकता है। अब आप मेंडलीव की आवर्त सारणी को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या गुण दोष थे। आधुनिक आवर्त सारणी को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, संयोजकता वगैरह पढ़ लीजिएगा, कार्बन के बंध वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाइएगा बच्चों। मैं वादा करता हूं आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। और मैं पूरा जितना सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आज केमिस्ट्री दे दिया, बायोलॉजी मॉर्निंग में दिया था और आपको फिजिक्स भी पहले भी दे चुका हूं, वो सब पढ़ लेते हैं तो आप बेहतर स्कोर करके आएंगे। और आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और ईश्वर करे आप बेहतर जगह जाएं और कल हमें भी बताएं, और अगर हो सके तो लड्डू वगैरह लेके आइएगा खुशियों के साथ कि आज मैं यहां हूं। चूंकि आप ये नहीं कि कक्षा 10 पास हो जाए अच्छे मार्क्स से तो लेके आइएगा, नहीं, जब आप कहीं अच्छे जगह पे पहुंच जाइएगा, कहीं ऑफिसर्स बन जाएंगे, तब याद करिएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट और सभी बच्चों को एडवांस में बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक।